हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और हमने एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और अभी तक हम 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। सो दिस इज़ द 5th वीडियो टुडे। और हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को समझा था कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और हमने एक टॉपिक को इसमें आज की वीडियो के लिए छोड़ दिया था, विच इज़ कि डेट फंड में पैसा लगाएं या फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएं। तो डेट फंड कितने तरह के होते हैं और उसमें से फिर डेट फंड में पैसा हमें लगाना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट बेटर है, क्योंकि जहाँ कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि यार म्यूचुअल फंड्स अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो फिर शेयर मार्केट के ऊपर नीचे जाने से मेरी रिटर्न और मेरा कैपिटल भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं उस तरह का कुछ रिस्क नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में सेफ़ है, मैं वैसे ही उस पैसे को सेफ रहे, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है तो वो हो जाए। तो उस चीज़ के लिए डेट फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा नहीं लगाकर डेट फंड में पैसा लगाएं। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इस वीडियो में अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आप पिछली सारी वीडियोस को भी देख पाएँ। और जो हम आगे चल के टोटल 100 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। 100 इज़ नॉट द एग्जैक्ट नंबर, बट मे बी ऑलमोस्ट 100 नंबर्स टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि पूरा शेयर मार्केट हमने सीखना है, सब कुछ उससे रिलेटेड। और सीखने का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट से नहीं है, हमने उसको प्रैक्टिकल यूज में लेकर आना है कि पूरे शेयर मार्केट को प्रैक्टिकली यूज करके हम उससे कैसे ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं, कि जिससे हमारा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो चलता ही रहे, जो भी हमारा है। अगर हम सैलरी में तो सैलरी, और अगर बिजनेस में है तो बिजनेस, लेकिन साथ में उससे कमाए हुए और उससे सेव किए हुए पैसे को हम काम पर लगा सकें और उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी आ सके। तो हमें सब कुछ पूरा अच्छे से समझना है इस चीज़ को। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में देखो, डेट फंड वैसे तो अगर हम बात करें तो बहुत तरह के होते हैं। इसमें जैसे एक लिक्विड फंड होता है। लिक्विड फंड में क्या करते हैं जो फंड मैनेजर्स हैं, वो बैंकों को 1 दिन या 2 दिन के लिए उधार पर पैसा देते हैं, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 90 डेज के लिए। मैक्सिमम 90 डेज का उसमें टाइम पीरियड होता है लिक्विड फंड्स में। और फिर कुछ फंड्स होते हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो ओवरनाइट फंड होते हैं कि आज दिया कल उनसे वापस ले लिया। तो सपोज ये किस लिए होता है कि सपोज किसी बैंक को सडनली कोई बड़ी एफडी विड्रॉ किसी ने की, तो बैंकर्स जनरली क्या करते हैं कि पुराने एवरेज के बेस पर अपने पास उतना पैसा रखते हैं, और सडनली अगर इतना पैसे की जरूरत पड़ती है तो फिर वो मार्केट से पैसे उठाते हैं, उनको दे देते हैं, नेक्स्ट डे फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं। और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं बैंकों की, कि किसी बैंक को चाहिए तो आगे किसी कस्टमर को उन्होंने अगर बड़ा पैसा देना है, क्योंकि उस कस्टमर को बाहर से कोई इंपोर्ट आना है तो उनकी पेमेंट करनी है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बैंकों को भी 1 या 2-4 दिन के लिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं। फिर एक फंड होता है जिसमें जिसमें फंड मैनेजर्स बैंकों को थोड़ा सा लंबे पीरियड के लिए, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, पीएसयूज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, उनको पैसा उधार देते हैं। तो उनको बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स कहते हैं। तो वो भी एक तरह का फंड होता है। फिर एक फंड होता है जिसमें हम सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, कि सपोज डीएचएफएल ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकाले हैं, या फिर एनटीपीसी ने निकाले हैं, या फिर एनएचपीसी ने निकाले हैं, या फिर बाकी किसी भी कंपनीज ने अगर पैसे निकाले, बॉन्ड्स निकाले हों, तो वो डेट फंड्स उनमें पैसा लगाते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लॉन्च करते हैं। फिर एक होता है इन सबसे जो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, वो होता है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड होता है जिसमें गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो बॉन्ड्स इशू करती है, उसमें पैसा लगाते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है। तो मैं तो यही बात कहता हूँ कि जब हम मार्केट में आने की बात करते हैं, और जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात में इक्विटी में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर मार्केट रिस्क है, तो जब हम सेफ्टी को सबसे अपर हैंड पर रखते हैं ना, तो डेट फंड में कहीं और पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गिल्ट फंड में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा पैसा सेफ होना चाहिए,
इसीलिए हम उसको इक्विटी में नहीं लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि यार थोड़े से इंटरेस्ट ज़्यादा लेने के लिए, थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा लेने के लिए हम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में पैसा लगा लें, तो वो कोई समझदारी नहीं है। अगर रिस्क लेना है तो फिर इक्विटी में पैसा लगाते हैं, इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड में भी जब हम लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाते हैं तो वो वेल डाइवर्सिफाइड होता है, और क्योंकि बड़ी कंपनी में लगता है तो वहाँ पर पैसा डूबने का ऐसा कुछ होता नहीं है। आज तक तो नहीं हुआ, पिछले 20-30 ईयर्स में। आगे का मीन्स नोबडी नोज व्हाट विल हैपन, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हमें उसमें ऊपर का उतार चढ़ाव भी पसंद नहीं है तो फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या बाकी किसी भी फंड में जाने की जरूरत नहीं है। जब सेफ्टी की बात है तो पूरी तरह से हमें गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है उसी में पैसा लगाना चाहिए, वही सेफ है। अगर सेफ्टी की बात करें तो फिर सेफ्टी की बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम हल्के बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं और फिर उसके बाद में उसमें नुकसान हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फ्रैंकलिन ने अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक ठीक ठाक हिस्सा लगाया हुआ था आइडिया में, और जब उनको लगा कि आइडिया से पैसे नहीं आएंगे तो उन्होंने उस चीज़ को राइट ऑफ किया, और जैसे उन्होंने राइट ऑफ किया तो 4% से डेट फंड का जो वैल्यूएशन है वो कम हो गया। तो फिर वो जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स हैं, उनको फिर उस चीज़ का 4% का नुकसान हुआ। तो अगर ये पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में नहीं लगाकर अगर हमने गिल्ड फंड में लगाया होता तो उस तरह की कुछ फेल होने की बात ही नहीं है। सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अगर हमारा पैसा है तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और फिर अब बात आती है कि क्या सभी बैंक्स या फिर जो जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, क्या सभी गिल्ड फंड निकालती हैं? हाँ, सभी निकालती हैं। जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सभी कंपनीज गिल्ड फंड निकालती हैं, चाहे वो SBI है, चाहे ICICI म्यूचुअल फंड्स है, चाहे HDFC है, चाहे निपॉन इंडिया है। तो जितनी भी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इंडिया में वो सभी गिल्ड फंड निकालती हैं। अब बात आती है कि गिल्ड फंड में और फिक्स्ड डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है। देखो, गिल्ड फंड में हम गिल्ड फंड मतलब यहाँ पर डेट फंड से ही बात कर रहे हैं, के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। गिल्ड फंड का और FD का जो बेसिक डिफरेंस है, अगर हम यहाँ पर क्रेडिट रिस्क की बात करें कि पैसा मर तो नहीं जाएगा, कोई लेकर तो नहीं भाग जाएगा, या फिर ये बैड डेट तो नहीं बन जाएगा, तो देखो अगर हम बड़े बैंकों में FD करते हैं तो वो भी सेफ होती है, चाहे वो HDFC बैंक है, ICICI है, या SBI है, या और कोई बड़ा बैंक है। और अगर हम दूसरी तरफ गिल्ड फंड की बात करें तो FD से भी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बॉन्ड इश्यू किए हुए हैं उनमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है क्रेडिट रिस्क की कि पैसा हमारा रिस्क पे तो नहीं है, हमारी कैपिटल तो रिस्क पर नहीं है, तो दोनों जगह यहाँ पर कैपिटल रिस्क पे नहीं है। हाँ, ये कैपिटल रिस्क पर हो जाती अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाकर हमने रखा होता, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न थोड़ी सी 9% के बदले हो सकता है 10% रिटर्न आ जाए, या 11% आ जाए, मे बी 12% आ जाए, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जब सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो गिल्ड फंड और FD में जो क्रेडिट रिस्क है वो बिल्कुल जीरो है, दोनों में कोई रिस्क नहीं है। अब बात आती है रिटर्न की, तो रिटर्न के मामले में हमेशा FD से ज़्यादा रिटर्न आती है गिल्ड फंड में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले 10-20 सालों में इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं। हो सकता है कि फिलहाल एक क्वार्टर में इंक्रीज हो जाएं, या दूसरे क्वार्टर में इंक्रीज हो जाएं, या एक साल तक थोड़े से इंक्रीज हो जाएं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हाँ आपको पुराना टाइम याद हो तो पहले 5 ईयर्स में पैसे डबल होते थे किसान विकास पत्र में, और फिर उसके बाद में 7 ईयर्स में 3 टाइम्स भी होते थे। लेकिन अभी 10 साल में भी डबल नहीं होते FD में पैसे। तो इंटरेस्ट रेट लगातार कम हुए हैं, और जब हम गिल्ड फंड में पैसा लगाते हैं तो एक प्री डिफाइंड टैक्स रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड्स इशू करती है वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर करती है, और वो लंबे टाइम के लिए होते हैं। इसको अगर हम समझें तो अगर उन्होंने 8% के ऊपर बॉन्ड्स इशू किए हैं तो वो अगले 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए के होते हैं। अब अगर 10 साल के बाद उन मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस होते होते थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होके अगर 5% या 4% हो जाता है तो हमारी उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसको एक तरह से हम एक बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज अपने पास भी एक काऊ है और दूसरे के पास भी एक काऊ है, और अगर सपोज हमारी काऊ 10 लीटर दूध देती है और दूसरी काऊ
5 लीटर दूध देती है तो मेरी काऊ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सेम वे में है कि अगर मैंने पुराने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे लगाए हुए हैं जो मुझे 8% देते हैं, और अभी जो नए लॉन्च हो रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, उसमें अगर 4% पैसा आता है, 5% आता है, तो उनकी वैल्यू कम रहती है, मेरे की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और वो अगले 10 साल 15 साल तक वही रहने वाला है। क्योंकि एक बार गवर्नमेंट ने जो इशू कर दिया गवर्नमेंट बॉन्ड को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर, वो इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी तक वही चलता है। तो इसलिए अभी भी यही देखा जाता है और यही एक्सपेक्टेशन भी है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, तो इंडिया भी धीरे धीरे उसी की तरफ चल रहा है। और इंटरेस्ट रेट जो आज की डेट में, जैसे फिक्स डिपॉजिट के रेट्स अगर 2-3 साल पहले की बात करें और अभी की बात करें, तो अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गए हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला लगता है। ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर हम 5-7 साल 8 साल 10 साल बाद की बात करें तो ऑफ कोर्स ऐसा ही होने वाला है। तो अगर हम थोड़े लंबे टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स या 6 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि अभी जो गवर्नमेंट बॉन्ड हमें 8% रिटर्न देते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे तो हमारे उन बॉन्ड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, जो हमारा रिटर्न आता है, वो रिटर्न मैनी फोल्ड हो जाता है। जैसे SBI मैग्नम जो गिल्ड फंड है, उसने पिछले 10 साल का अगर एब्सोलूट टर्म्स में अगर रिटर्न देखें तो 150% है। यानी कि अगर हमने 100 रुपये लगाए तो हमें 150 रुपये का उसमें फ़ायदा हुआ है, यानी कि 100 रुपये के 250 रुपये हो गए हैं पिछले 10 साल में। जबकि अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इतना इंटरेस्ट कभी नहीं मिला, किसी में नहीं मिला। तो एक तो रिटर्न का डिफरेंस दोनों में आ जाता है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है जो इनकम टैक्स रेट है दोनों के ऊपर, उसका इम्प्लीकेशन बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इम्प्लीकेशन उसका कैसे होता है, अगर हमने 3 साल से कम पैसा लगाया है, अगर हमारा पैसा 3 साल से कम के लिए लगा हुआ है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही इंटरेस्ट हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अगर हम 10% स्लैब में आते हैं 10%, 20 में आते हैं 20 और 30 में आते हैं तो 30 में। लेकिन अगर हमने 3 ईयर से ज़्यादा के लिए पैसा लगाया है तो उसमें अगर एफडी का केस है तो एफडी में तो हर साल हमारा पैसा, हमारा जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन डेट फंड के केस में मैच्योरिटी पर ही हमें करना पड़ेगा। तो एक ये भी बेनिफिट हो जाता है कि उसमें हर साल इनकम टैक्स देना है, इसमें हर साल नहीं देना है। डेट फंड में हर साल नहीं देना है, फिक्स डिपॉजिट में हमें हर साल देना है। हर साल देने का फिर एक क्वेश्चन ये आता है, तो वो तो बाद में हमें एक साथ देना हो जाएगा, डेट फंड में बाद में हो जाएगा। लेकिन जितना पैसा हमने इनकम टैक्स का हर साल दे दिया उसके ऊपर भी तो हमें इंटरेस्ट मिलता, तो हमें वो नुकसान हो जाता है एक। तो दूसरा हमें नुकसान होता है जो इनकम टैक्स रेट है, अगर 3 साल से ज़्यादा हम इस इन्वेस्टमेंट को दोनों जगह रखते हैं तो एफडी के केस में तो हमारा हर साल जा रहा है, और तो वो हमारा इनकम टैक्स रेट के स्लैब के हिसाब से लगता जाएगा। अगर 20% में आते हैं 20% और 30% में आते हैं तो 30% वो लगता चला जाएगा। लेकिन डेट फंड के केस में क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो माना जाता है। और इसमें इंडेक्सेशन का एक प्रोविज़न होता है कि जो इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो जैसे पिछले 3-4 सालों का इंडेक्सेशन 3% है, तो इसको हम एक अगर एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल ऐसे है कि हमने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये के ऊपर अगर हमें 99% 3 ईयर्स का अगर डेट फंड ने रिटर्न दिया तो 99% में से टोटल 27% हुआ। मैं इसमें कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी समझने के लिए। तो अगर 27% हुआ 3 साल का, तो 3% का अगर इंडेक्सेशन एवरी ईयर का है तो 9% तो हमारा 27 में से ऐसे ही रिड्यूस हो गया, तो बचा 18%। और जो बचा हुआ 18% है इसके ऊपर भी सिर्फ 20% टैक्स लगेगा। तो 18% के ऊपर 20% टैक्स आता है 3.6%। तो 27% इंटरेस्ट के ऊपर 3.6% हमारा गया, तो ये बहुत ही कम हो जाता है, 15% के आसपास बैठेगा। अदरवाइज अगर हम 30% के स्लैब में उधर आते हैं तो हमारा 30% के आसपास बैठता है। तो यहाँ काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ये हमारा आ जाता है ओवरऑल इन सब चीज़ों को समझते हुए। तो किसी भी सिचुएशन में जो गिल्ड फंड है, यहाँ पर मैं डेट फंड की जब बात कर रहा हूँ तो सिर्फ गिल्ड फंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम डेट फंड में आ ही तब रहे हैं जब हमारा कंसर्न सेफ्टी को लेकर ज़्यादा है। और सेफ्टी को लेकर अगर हमारा कंसर्न है तो गिल्ड फंड से अलग कभी किसी और बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
थोड़े से पैसे ज़्यादा के चक्कर में यहाँ पर अपनी कैपिटल के ऊपर रिस्क लेना कोई समझदारी नहीं है। तो गिल्ड फंड में पैसा लगाना 3 तरीके से अच्छा है। नंबर 1, ये हमें ज़्यादा रिटर्न देता है। नंबर 2, इसमें इनकम टैक्स एवरी ईयर नहीं जाता। और नंबर 3, ये इसमें इनकम टैक्स रेट कम है। और जहाँ तक सेफ्टी की बात है, दोनों 100% सेफ हैं। अगर गिल्ड फंड में इधर पैसा लगाया और उधर बड़े बैंकों में FD में लगाए तो दोनों में कोई क्रेडिट रिस्क का डिफरेंस नहीं है। हाँ, फ़ायदा ये है। अब बात आती है कि डेट फंड को ले कहाँ। FD लेना तो बड़ा आसान है, बैंक में जाओ और FD हो जाती है। तो डेट फंड जो गिल्ड फंड है वो भी उतना ही आसान है। बैंक में जाओ, बैंकर को बोलो कि मुझे ये डेट फंड में, इस डेट फंड में पैसा लगाना है, वो डेट फंड में पैसा लग जाता है। इतना ही सिंपल है। और अगर बात ऑनलाइन की करते हैं कि यार FD तो ऑनलाइन भी हो जाती है, तो डेट फंड भी ऑनलाइन हो जाता है। जैसे हमें मोबाइल एप्लीकेशन बैंकिंग की चलानी आती है, वैसे ही हम डीमैट अकाउंट ओपन करके भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर भी जाकर ले सकते हैं, या HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें उतनी ही आसान है। अब बात आती है कि क्या हमें मतलब इसका कोई फिजिकल का ऑप्शन नहीं है, तो फिजिकल का भी ऑप्शन है। जैसे बैंक में जाकर फिजिकल होता है, ऐसे इसमें भी फिजिकल हो सकता है। लेकिन फिजिकल की वहाँ तक जाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें उतना मोबाइल सब कुछ फंक्शन करना आता है, तभी हम उस चीज़ को देख रहे हैं और तभी हम उस चीज़ को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही चीज़ समझी है कि डेट फंड क्यों बेटर है FD से। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, और ख़ासतौर से 10 साल में, और सेफ्टी हमारी इक्वल रहती है। तो यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को शेयर मार्केट की क्लियर करते चलेंगे दोनों तरीके से। एक हम थियोरेटिकल पार्ट समझेंगे और उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी समझेंगे, जैसे हमने अभी समझा है। क्योंकि अगर हमने सिर्फ थियोरी तो सीख ली लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट उसका नहीं सीखा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बनना है, हमें वाइज भी बनना है, और इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट भी करते हुए चलना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर से आने वाली है और हम कंप्लीट शेयर मार्केट की नॉलेज लेने वाले हैं। लाइक भी करना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच।